हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के रेस्पिरेशन टॉपिक को शुरू करेंगे। रेस्पिरेशन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ शोन बाय लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज़ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लासेस में, और ये 4th कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 है रेस्पिरेशन, और ये लिविंग थिंग्स ही शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं। नाउ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी, मतलब फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना सो दैट इट हेल्प्स इन गिविंग अस एनर्जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए, किसी भी तरीके का काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें एडवाइस किया जाता है, लिविंग थिंग्स को एडवाइस किया जाता है दैट दे शुड ईट फूड, न्यूट्रिशियस फूड। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए सो दैट हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन ये फूड जो हम खाते हैं इससे डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इस फूड को हमें पहले ब्रेक करना पड़ता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और जैसे ही ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, इस फूड पार्टिकल्स के साथ ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन गैस जब फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करता है तब उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है, तब उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल लिविंग थिंग्स अपने अलग अलग तरीके के काम के लिए करते हैं। एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। एनर्जी का इस्तेमाल तो हम लोग अपने वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जब भी हम एक्सेल करते हैं। जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रेस्पिरेशन के दौरान बनता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके साथ में हमारे बॉडी में वाटर वेपर भी बनता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इस वाटर वेपर को हम डिफरेंट वेज से अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन, विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग, विद द हेल्प ऑफ एक्सहेलेशन। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी हमारे सांस के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ करने का काम किया जाता है हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी में, और ये तभी हो सकता है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाए और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करे, तभी हमारा बॉडी एनर्जी रिलीज़ कर पाएगा और हम तभी किसी भी तरीके का काम कर पाएंगे, किसी भी तरीके का एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ ये भी है कि रेस्पिरेशन को कई बार ब्रीदिंग के साथ में हम कंफ्यूज कर देते हैं, कि हम समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली रेस्पिरेशन बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा स्टेप है। ब्रीदिंग अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है दैट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस होना, एक गैस अंदर जाएगा तो दूसरा गैस बाहर आएगा। जैसे हमारे बॉडी में हम ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, इस एक्सचेंज ऑफ गैस को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में होता रहता है, हमेशा, हर टाइम, हर वक्त, चाहे हम सो रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग एनी वर्क, हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं, इन्हेलेशन एक्सहेलेशन करते रहते हैं, ब्रीदिंग करते रहते हैं। और इस ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना। मतलब एक गैस हमारे बॉडी में अंदर आता है तो उसी टाइम दूसरा गैस हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो इसीलिए ब्रीदिंग पूरी तरीके से रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीदिंग एक छोटा सा हिस्सा है रेस्पिरेशन का, क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए जो कि हमें ब्रीदिंग से मिलती है। ब्रीदिंग जो स्टेप है उसमें हम ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं
और उसी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल फिर फूड के साथ रिएक्शन करने के लिए किया जाता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन में यूज़ होने वाला ऑक्सीजन गैस हमें ब्रीदिंग वाले स्टेप से मिलता है, इसीलिए ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है, लेकिन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन ही है ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है, सो इसीलिए ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट ब्रीदिंग इज नॉट एग्जैक्टली रेस्पिरेशन। ओके, अभी यहाँ पर हमें ये जानना है कि जैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लोग किस तरीके से रेस्पिरेशन के लिए या स्पेसिफिकली कहा जाए तो ब्रीदिंग के लिए, सांस अंदर लेने के लिए, सांस बाहर छोड़ने के लिए, इन्हेलेशन एक्सहेलेशन के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए कौन से ऑर्गन्स का, स्पेशल ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग को ये जानना है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सांस अंदर लेने के लिए हम अपने नोज़ का इस्तेमाल करते हैं और वही गैस जो हमने अंदर लिया, जो एयर हमने इनहेल किया, वो फाइनली कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। राइट, हमारे लंग्स में चला जाता है। वी हैव टू पेयर्स, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग, उसमें 2 लंग्स हैं, है ना। तो उन दोनों लंग्स में हमारा जो भी हवा हमने इनहेल किया है वो हमारे लंग्स में चला जाता है और लंग्स में ही एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, तो एक्सचेंज होने का मतलब कि हमारे लंग्स में एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बॉडी के सेल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है एवरी टाइम जब भी हमारा रेस्पिरेशन होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के थ्रू फिर बाहर निकल जाता है। मतलब लंग्स ही वो प्लेस है हमारे बॉडी में जहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है। तो ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो लंग्स आर द प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो लंग्स में ही एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना चाह रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। राइट, उसी तरीके का एक और ऑर्गन होता है फिश में जिसको हम गिल्स कहते हैं। एंड गिल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इट जस्ट लुक्स लाइक अ कोम्ब, कंघी जैसा दिखाई देता है गिल्स का। जो अगर आप कभी भी अगर आपने फिश का गिल्स देखा होगा तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट गिल्स लुक वेरी सिमिलर टू कोम्ब एंड इस तरीके से फ्लैश कलर्ड होते हैं गिल्स। एंड ये गिल्स मदद करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को, सच एज फिशेस को मदद करते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए। मतलब पानी में प्रेजेंट जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि फिशेस तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो तो पानी में रहेंगे, और पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड है पानी में, उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इनहेल करने के लिए, अपने बॉडी में एंटर करवाने के लिए फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं, जिसका शेप कोम के साथ काफ़ी मैच करता है। ये जो गिल्स हैं ये मदद करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। राइट, और ये जो गिल्स हैं ये एक फ्लैप लाइक स्किन इसको कवर करके रखती है। जैसे कि आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये फ्लैप ऑफ स्किन फिश में गिल्स को कवर करके रखती है। और जब भी फ्लैप ऑफ स्किन रिमूव होता है, जब भी वो हटता है अपने पोजीशन से, डिटैच होता है, तो गिल्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो उसी टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये फ्लैप ऑफ स्किन एक तरीके से कवर जैसा काम करता है। जब गिल्स की ज़रूरत नहीं है तब उसे गिल्स को कवर करके रखना होता है, और जब गिल्स का यूज़ करना होता है तब वो ओपन हो जाते हैं। फ्लैप लाइक स्किन जो है वो ओपन हो जाता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल फिशेस में तो गिल्स प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे भी कई मैमल्स हो सकते हैं जिनके पास गिल्स नहीं हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रॉग का, तो फ्रॉग इज़ अ काइंड ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब होता है एनी एनिमल विच इज़ सूटेबल टू लिव अपॉन लैंड एज वेल एज इनसाइड द वाटर। मतलब वो एक्वेटिक एनिमल जैसा भी होता है और टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसा भी होता है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है।
तो फ्रॉग के केस में फ्रॉग का अगर हम रेस्पिरेशन देखना चाहें कि आखिर वो ब्रीदिंग कैसे करता है, तो जब भी फ्रॉग ज़मीन पर होता है तो देन इट यूजेस द लंग्स इन इट्स बॉडी। उसके बॉडी के अंदर हमारे जैसे लंग्स होते हैं, तो वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करता है ब्रीथ करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर चला जाता है तो लंग्स का यूज़ करके अब वो ब्रीदिंग नहीं कर सकता है। लंग्स का इस्तेमाल वो अब ब्रीदिंग के लिए नहीं कर सकता है। जब फ्रॉग पानी में चला जाता है तब वो इस्तेमाल करता है अपने मॉइस्ट स्किन को। उसका जो स्किन होता है, फ्रॉग का जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है, उसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है। ओके, म्यूकस एक चिपचिपा लिक्विड जैसा होता है, बहुत ही स्लिपरी लिक्विड जैसा सब्सटेंस है, और इसी म्यूकस का लेयर फ्रॉग के स्किन के ऊपर होता है। स्किन से हमेशा ये म्यूकस निकलता रहता है जो उसके स्किन को चिपचिपा बनाता है। इसी म्यूकस का इस्तेमाल करके, इसी मॉइस्ट स्किन का यूज़ करके फ्रॉग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स ज़मीन पर एटमॉस्फेयर में, हवा में आराम से सांस ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए। लेकिन यही ह्यूमन बीइंग, यही इंसान, अगर इसी इंसान को कहा जाए कि उसे पानी के अंदर ब्रीथ करना है विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई भी अलग से एक थर्ड रेस्पिरेटरी कोई सिस्टम नहीं है उसके पास ब्रीथ करने के लिए, सिर्फ लंग्स का मदद करके अगर उसको ब्रीथ करना हो पानी के अंदर, तो उसकी ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। इंसान सांस नहीं ले पाएगा पानी के अंदर, क्योंकि हमारे लंग्स सिर्फ ज़मीन पर काम कर सकते हैं। हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे लंग्स को उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है। हमारे लंग्स कभी भी पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जब भी ह्यूमन बीइंग्स स्कूबा डाइविंग करते हैं या पानी के अंदर जाते हैं या पानी के अंदर देर तक अगर उन्हें डाइविंग करनी है, स्विमिंग करनी है, तो वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियली ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं। लंग्स का इस्तेमाल पानी के अंदर डायरेक्ट ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास, इंसान के पास गिल्स भी नहीं है ब्रीथ करने के लिए फिशेस की तरह, और फ्रॉग की तरह हमारे पास मॉइस्ट स्किन भी नहीं है जिसके मदद से हम पानी के अंदर ब्रीथ कर सके। इसलिए हमें आर्टिफिशियल चीज़ों का मदद लेना पड़ता है अगर हमें पानी के अंदर सांस लेना है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने फ़िश के बारे में डिस्कस किया, फ्रॉग के बारे में डिस्कस किया, ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस किया, उसी तरीके से आपके बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसेक्ट या अर्थ वॉर्म्स के बारे में भी बताया गया है कि अर्थ वॉर्म्स भी ब्रीथ करते हैं यूजिंग देयर स्किन। अर्थ वॉर्म के पास कोई नोज़ नहीं होता है, दे डोंट हैव लंग्स टू ब्रीथ, उनके पास कोई गिल्स नहीं होता है, बट दे ऑल्सो हैव स्किन। तो वो अपने मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करके, अगेन इस मॉइस्ट स्किन से क्या निकलता है, म्यूकस बाहर निकलता है, और इस म्यूकस का यूज़ करके अर्थ वॉर्म ब्रीथ करता है। ठीक है, स्किन के लेयर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन गैस स्किन के लेयर से अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ वॉर्म के बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, सो अर्थ वॉर्म के बॉडी से स्किन के थ्रू बाहर निकलता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब अगर किसी भी तरीके से अगर अर्थ वॉर्म के स्किन को ड्राई कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, और उसके बॉडी से कोई भी म्यूकस ना निकले, या फिर म्यूकस निकले भी तो अगर वो जल्दी ड्राई हो जाए, तो अर्थ वॉर्म ज़्यादा दिनों तक सांस नहीं ले पाएगा, ज़्यादा टाइम तक सांस नहीं ले पाएगा, और हो सकता है कि वो घुटन से उसकी डेथ हो सकती है ना। तो अर्थ वॉर्म्स कैन डाई इफ़ देयर स्किन बिकम्स ड्राई। तो अर्थ वॉर्म का डेथ हो सकता है अगर उसका स्किन सूख जाए, या उसके स्किन से म्यूकस ना निकले, या फिर उसका स्किन ड्राई हो जाए तब। तो समटाइम्स यू माइट हैव सीन, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखी होगी कि कभी अगर किसी के घर में अगर बहुत ज़्यादा अर्थ वॉर्म्स निकलने लगते हैं बारिश के सीज़न में, तो अगर इन अर्थ वॉर्म्स के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाए, अगर इनके ऊपर नमक छिड़का जाए, तो कुछ टाइम के बाद ये अर्थ वॉर्म्स खुद ब खुद मर जाते हैं। ओके, दे आर किल्ड यूजिंग दीज सॉल्ट।
तो अर्थवर्म्स को मारने के लिए उनके ऊपर कभी कभी नमक भी छिड़का जाता है, सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है, जिसके वजह से जैसे ही इनके स्किन के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, सॉल्ट इसके मॉइस्ट स्किन में प्रेजेंट जो म्यूकस है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। सॉल्ट का एक प्रॉपर्टी होता है, नमक का एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी पानी सोख लेता है, ठीक है, वो पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए अर्थवर्म के स्किन के कांटेक्ट में जब सॉल्ट आता है तो वो सॉल्ट बहुत जल्दी इस म्यूकस को एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत अर्थवर्म के स्किन को ड्राई बना देता है। और जैसे ही ये स्किन ड्राई हो जाता है, अर्थवर्म सांस नहीं ले पाता, और ज़्यादा देर तक जब वो सांस नहीं ले पाता है तो फाइनली दिस अर्थवर्म डाइज। ओके, सो दैट इज़ वन वेरी क्रूअल मेथड ऑफ किलिंग अ अर्थवर्म, बट दैट्स वन वे। एक तरीके से वो एक तरीका है जैसे कि अर्थवर्म्स मर जाते हैं और सांस नहीं ले पाते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि हम लोगों ने उसका सांस लेने का तरीका बंद कर दिया है, हमने म्यूकस को ड्राई कर दिया है बाय स्प्रिंकलिंग सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट इंसेक्ट्स के ब्रीदिंग के बारे में भी यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि इंसेक्ट्स कैसे ब्रीद करते हैं। जैसे कि कॉकरोचेस हैं या दूसरे कोई भी इंसेक्ट्स हैं, तो ये इन सारे इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर या बॉडी के आसपास कहीं ना कहीं उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में होल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन होल्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज स्पिरिकल्स। उनको स्पिरिकल्स कहा जाता है, और इन होल्स के थ्रू, इन स्पिरिकल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे पास नोज़ है ना, नोज़ में प्रेजेंट जो ओपनिंग है उसके थ्रू हवा अंदर जा रहा है एंड इट इज़ रीचिंग द लंग्स, एंड फाइनली वहाँ गैस एक्सचेंज हुआ एंड हम लोग सांस ले पा रहे हैं एंड फाइनली हमारा रेस्पिरेशन हो पा रहा है। लेकिन इंसेक्ट्स के पास कोई नोज़ नहीं है, उनके पास इंस्टेड क्या है, स्पिरिकल्स है। उनके बॉडी में होल्स बना हुआ है जिसके थ्रू एयर अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, और उनके बॉडी में बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्लांट्स के केस में अगर देखा जाए, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ इंसेक्ट्स के बारे में, फिशेस के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग को प्लांट्स के बारे में जानना है कि प्लांट्स में ये गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये चीज़ शायद आपने पहले भी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है कि प्लांट्स के बॉडी में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो मदद करता है गैस एक्सचेंज में, गैसेस को अंदर जाने में और बाहर निकलने में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए प्लांट के बॉडी में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और यही स्टोमेटा मदद करता है गैस एक्सचेंज करने में। ठीक है, अब ये स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा बहुत छोटे पोर्स होते हैं जो कि प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, अंडर साइड ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होते हैं। लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, अंडर साइड ऑफ द लीफ, उसके नीचे वाले हिस्से में कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ओके, तो स्टोमेटा अगर हम बोलेंगे तो स्टोमेटा इज़ अ प्लूरल वर्ड, ये एक प्लूरल वर्ड है। ओके, अगर हम सिंगुलर बताना चाहें तो दैट वुड बी स्टोमा। अगर एक सिंगल होल के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज स्टोमा, और अगर एक से ज़्यादा होल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल बी कॉलिंग दैट एज स्टोमेटा। स्टोमेटाज कभी नहीं कहना है, स्टोमेटा कहना है। तो स्टोमेटा प्लूरल ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और स्टोमा सिंगुलर वर्ड है जो एक सिंगल होल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, और रेस्पिरेशन कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है कोई भी काम करने के लिए, बिकॉज उन्हें वैसी कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है जैसे लिविंग थिंग्स करते हैं, राइट। तो लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है, एंड रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, आई होप दैट इज़ क्लियर। एंड रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने समझाया, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं for breathing, by different organisms are using different organs for breathing. I hope that topic is also clear to you. Okay? Okay. Next characteristic है movement, and movement ज़्यादातर सारे living things show करते हैं, लेकिन यहाँ पर movement के अलावा भी हमें locomotion के बारे में जानना है। locomotion एक नया term है जो हम लोग को यहाँ पर जानना है, और दोनों में difference भी जानना है कि locomotion और movement में क्या differences होता है।
लोकोमोशन में ऑर्गेनिज्म ऐसा मूवमेंट शो करता है जिसमें उसकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर जाती है, मतलब वो अपना पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है या फिर अपने पूरे पोजीशन को चेंज करता है, तब हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो कर रहा है। लेकिन मूवमेंट अगर सिंपली कहा जाए तो मूवमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि सिर्फ अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव करे विदाउट चेंजिंग इट्स ओन पोजीशन। अपने पोजीशन पर सिर्फ खड़े रहकर वो सिर्फ अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव कर रहा है और अपने आप को पूरा एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेकर के जा रहा है, तब हम उसे मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, तो जब पूरा पोजीशन बदल जाता है तब हम उसे लोकोमोशन कहते हैं, और सिर्फ जब कोई बॉडी पार्ट मूव करता है और पूरा पोजीशन नहीं बदल रहा है ऑर्गेनिज्म का, तब हम उसे सिर्फ मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन to another position, right, to another, and पूरा बॉडी उसका एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ, तब हम लोकोमोशन कहेंगे। और मूवमेंट में ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। ऑर्गेनिज्म मूव्स सम पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी without changing its position। ठीक है, अपने पोजीशन को बिना चेंज किए, अपने जगह से बिना हटे, अपने सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव करने को मूवमेंट कहा जाएगा। और अगर पूरा का पूरा पोजीशन बदल जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ऑर्गेनिज्म चला जाता है, तब हम उसे कहेंगे लोकोमोशन। सो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोगों को ये जानना है कि आखिर एनिमल्स मूव क्यों करते हैं या लोकोमोशन क्यों शो करते हैं। तो ज़्यादातर एनिमल्स इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, शेल्टर का ज़रूरत होता है, या तो खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो लोग मूव करते हैं। ठीक है, सो दे मूव इन द सर्च ऑफ फूड or in the search of shelter or in order to protect themselves from their enemies। तो 3 वजह होता है। अगर आपसे पूछा जाए why do animals move from one position to another position, या पूछा जाता है कि why do animals show locomotion, तो आपको ये 3 पॉइंट वहाँ पर लिखना है। क्या क्या 3 पॉइंट? Animals show locomotion to search food, animals show locomotion टू सर्च शेल्टर, शेल्टर मतलब एक जगह जहाँ पर वो रह सकते हैं सेफली। एंड थर्ड रीज़न आपको बताना होगा दैट एनिमल्स शो लोकोमोशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। राइट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है दैट अ प्रे इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। यहाँ पर ये जो लायनेस है, ये लायनेस प्रेडेटर है, मतलब ये शिकारी है जो शिकार कर रही है, जो हंटिंग कर रही है। ठीक है, एंड दिस हर्बीवोर इज एक्चुअली अ प्रे, मतलब ये शिकार है, मतलब जिसका हंटिंग हो रहा है। राइट, तो ये मूव कर रहा है, ये इससे दूर भाग रहा है और ये इसके पीछे भाग रही है ना। तो ये जो लायनेस है, जो प्रेडेटर है, ये अपने खाने के तरफ भाग रही है, ये इन द सर्च ऑफ फूड लोकोमोशन शो कर रही है, और ये खुद को बचाने के लिए आगे भाग रहा है ये हर्बीवोर, तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए भाग रहा है। राइट, तो वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज द लायनेस इज showing locomotion for the search of food, and the herbivore is moving ahead because of its own protection, in order to protect itself, right? तो मूव करने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं,
खाने के लिए मूव किया जा सकता है, शेल्टर पाने के लिए मूव किया जा सकता है, या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मूव किया जा सकता है। ओके, ये तो एनिमल्स की बात हो गई। ह्यूमन बीइंग्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? काम करने के लिए, इन सर्च ऑफ देयर वर्क, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म, many activities we perform, right? And for various activities we have to move from one place to another place. हमारे लिए सिर्फ खाना खाना या शेल्टर ढूंढना या खुद को प्रोटेक्ट करना सिर्फ इतना ही काम नहीं है। हमारे ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, और भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं, क्योंकि एनिमल्स के लाइफ में, एनिमल्स के लाइफ स्पैन में उन्हें सिर्फ खाना, शेल्टर और प्रोटेक्शन, उनके लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स थोड़े ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग और ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे लिए सिर्फ खाना और शेल्टर और प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में और भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करना होता है, जिसके लिए हम लोकोमोशन शो करते हैं। ओके, लोकोमोशन के अलावा लिविंग थिंग्स मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पर रहकर वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कौन कौन से मूवमेंट है वो आपको आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है, जो बीटिंग ऑफ हार्ट ऑल द टाइम होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो ऑर्गन है कंटिन्यूसली ब्लड पंप कर सकता है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमारे हार्ट में प्रेजेंट जो कार्डियक मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलीज़ करते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट जो कार्डियक मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, एंड रिलीज़ करते हैं अपने मसल्स को, मतलब फैल जाते हैं। कभी सिकुड़ते हैं फिर फैल जाते हैं, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है, अगेन कॉन्ट्रैक्शन अगेन रिलैक्सेशन। तो ऑल्टरनेटिवली इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट्स के वजह से हमारा कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट को बीट करने में मदद करता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट ब्लड पंप कर पाता है। ओके, वही उसका काम है, दैट इज़ इट्स जॉब टू डू, राइट। इट्स अ पंपिंग ऑर्गन, इट इज़ हेल्पिंग टू पंप ब्लड all the time throughout the lifespan of a human being. So heart का वही काम है। and ये beating of heart ये हमेशा होगा, चाहे आप एक ही पोजीशन पर रहें, चाहे आप लोकोमोशन शो करें, चाहे आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, any activity which you do during all sorts of activity, heart is going to beat, heart is going to pump blood, right? That's a involuntary action, दैट्स अ इनवॉलंटरी वर्क, एंड जिस पे हमारा जोर नहीं है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। ओके, सो ये एक तरीके का मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बॉडी का पोजीशन नहीं बदलता है, हमारे बॉडी का पोजीशन बदले या ना बदले ये मूवमेंट होता रहेगा, है ना। तो ये एक तरीके का मूवमेंट है जो ज़्यादातर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। उसी तरीके से हाथ का मूव करना, अगर एक इंसान एक ही जगह पर खड़ा है और एक ही जगह पर खड़े होकर वो अपने सिर्फ हाथों को मूव कर रहा है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले एक ही एरिया में एक ही जगह खड़े रहते हैं, एंड दे आर शोइंग देयर हैंड मूवमेंट्स एंड डायरेक्टिंग द व्हीकल्स टू मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के मूवमेंट से डायरेक्ट करते हैं कि कौन सा व्हीकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो भी क्या है, एक ही जगह पर खड़े होकर अपने हाथों को मूव करने का मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। ओके, उसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हमारे चेस्ट मसल्स भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलीज करते हैं, है ना। चेस्ट मसल्स का भी मूवमेंट होता है, राइट। तो जैसे ही हमारे लंग्स में हवा भर जाती है, वी इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट फॉर दैट एयर टू अकोमोडेट इनसाइड द चेस्ट, एंड जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो दोबारा से सेम वॉल्यूम अक्वायर हो जाता है लंग्स के अंदर। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारे चेस्ट मसल्स मूव करते हैं जब भी हम सांस लेते हैं। तो
तो ये सब मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं विदाउट एक्चुअली मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन। ओके, ऐसे भी कुछ एनिमल्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, बिल्कुल लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, ऐसे भी एनिमल्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रा का, एंड देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल सी एनिमन का, राइट। तो हाइड्रा ज़्यादातर ऐसा एक एनिमल है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है और ये ज़्यादातर वीड्स के साथ अटैच्ड होता है। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो पॉन्ड के अंदर ग्रो करते हैं। तालाब में उगने वाले अनचाहे अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं और इन्हीं वीड्स के साथ हाइड्रा हमेशा अटैच्ड रहता है। हाइड्रा एक तरीके का एनिमल है जो वीड्स के साथ पॉन्ड वाटर में हमेशा अटैच्ड रहता है और वो अपने पोजीशन को बिल्कुल नहीं बदलता है। मूवमेंट भले वो शो कर सकता है बट इट इज़ नेवर गोइंग टू शो लोकोमोशन। ओके, सो दैट्स वन नेम ऑफ एन एनिमल दैट डज नॉट शो लोकोमोशन। सी एनिमल उसी तरीके से एक एक्वेटिक एनिमल है जो हमेशा खुद को एक पत्थर के साथ, एक रॉक के साथ अटैच करके रखता है और सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाता है और खुद को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक वो मूव नहीं कर सकता है। मतलब वो अपना प्लेस नहीं बदल सकता है, वो अपना लोकोमोशन शो नहीं कर सकता है। तो सी एनिमल ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट शो करेगा लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाता है नेम वन एनिमल दैट शोज लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट, जैसे अगर क्वेश्चन है नेम वन एनिमल that shows locomotion as well as movement। तो इसमें आप किसी भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं जो दोनों टाइप के मूवमेंट शो करता हो, लोकोमोशन भी शो करता हो और मूवमेंट भी शो करता हो। तो इसमें आप लायनेस लिख सकते हैं, लायन लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर चलो लायन लिख देते हैं। तो लायन कैन शो मूवमेंट ऑल्सो एज वेल एज लोकोमोशन ऑल्सो। लेकिन यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है नेम वन एनिमल दैट शोज दैट, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन बदल करके आ जाता है दैट डज not show locomotion but shows only movement। मतलब एक ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो लोकोमोशन शो नहीं करता है लेकिन सिर्फ मूवमेंट शो करता है। तो यहाँ पर आप ऐसा दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो आपकी बुक में है। पहला आप लिख सकते हैं हाइड्रा और दूसरा आप लिख सकते हैं सी एनिमन, राइट। ये दोनों एग्जाम्पल आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, एनीवेज, इसके बाद आपको बुक में बताया गया है कि ज़्यादातर प्लांट्स अपने ही प्लेस पर फिक्स्ड होते हैं और मूव नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एनिमल्स की तरह वो लोकोमोशन शो नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स बिल्कुल लोकोमोशन शो नहीं कर सकते हैं, बट प्लांट्स अपने लीव्स को मूव कर सकते हैं, ब्रांचेस को मूव कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दे आर एबल टू शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो एनिमल्स की तरह लोकोमोशन तो नहीं शो कर सकते हैं प्लांट्स, लेकिन वो मूवमेंट ज़रूर शो कर सकते हैं, है ना। तो मूवमेंट शो कर सकते हैं। किस तरीके के मूवमेंट शो कर सकते हैं? जैसे सनफ्लावर में हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर दिन के टाइम में सन के तरफ फेस करता है, लाइट के तरफ फेस करता है, और जैसे ही लाइट से उसे दूर कर दिया जाता है तो इट डज नॉट शो और इट डज नॉट चेंज द फेस। तो सनफ्लावर हमेशा लाइट के तरफ फेस करना चाहता है। अगर हम उसको लाइट से दूर करना चाहेंगे तो फिर से वो अपने फेस को मोड़कर लाइट के तरफ ही कर लेता है।
तो ये जो मूवमेंट है सनफ्लावर के फेस का जो हम मूवमेंट देखते हैं, ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। सनफ्लावर अपने रूट्स को हटाकर या अपने आप को उखाड़ कर सन के तरफ फेस नहीं कर रहा है। इट इज़ फिक्स्ड एट इट्स ओन प्लेस, वो अपने जगह पर फिक्स्ड है, लेकिन सिर्फ वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है ताकि वो सनलाइट को फेस कर सके। ठीक है, उसी तरीके से किसी भी प्लांट के रूट का, जड़ का जो टेंडेंसी होता है दैट इट ऑलवेज ट्राइज टू ग्रो इनसाइड द सॉइल। सॉइल की तरफ वो ग्रो करना चाहता है, हमेशा वो इनवर्ड्स ग्रो करना चाहता है, अंदर की तरफ ग्रो करना चाहता है, डाउनवर्ड्स ग्रो करना चाहता है। तो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड ग्रोथ है रूट्स का, ये भी एक तरीके का मूवमेंट हो गया। ओके, उसी तरीके से जो प्लांट का शूट सिस्टम है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करना चाहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो यहाँ पर एक प्लांट है। ओके, देयर इज वन प्लांट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर। इस प्लांट का रूट्स ज़मीन के तरफ, नीचे की तरफ उगना चाहेगा या ग्रो करना चाहेगा। ओके, प्लांट का जो शूट सिस्टम है, ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? शूट सिस्टम है। दिस इज द शूट सिस्टम। एंड ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा क्या है? रूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना चाहता है, डाउनवर्ड्स ग्रो करना चाहता है, और शूट सिस्टम ऊपर की तरफ ग्रो करना चाहता है या अपवर्ड्स मूव करना चाहता है। तो ये सब क्या है? ये सब भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, राइट? ये सब फिर मूवमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं कि शूट सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो भी मूवमेंट है, और रूट सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वो भी मूवमेंट है। ओके, देन स्टोमेटा का ओपन करना, क्लोज होना। स्टोमेटा बार बार ओपन होता है, क्लोज होता है, वो भी एक तरीके का मूवमेंट है। स्टोमेटा जितनी बार ओपन होगा गैस एक्सचेंज होगा, जब जब वो क्लोज होगा तब गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। उसी तरीके से फूल का खिलना, ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, छोटा फ्लावर बड होता है और वो बड़े से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, फूल का खिलना भी एक तरीके से मूवमेंट ही है, राइट? तो प्लांट्स अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स ज़रूर शो कर सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन कभी भी शो नहीं कर सकते हैं। ओके, अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या मूव कर पाएंगे? नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स खुद कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं, उनको हमेशा किसी एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत पड़ता है मूव करने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स का जो मूवमेंट होता है वो मैकेनिकल होता है, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स का जो मूवमेंट है दैट इज़ मैकेनिकल। मैकेनिकल इसीलिए क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरत पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत पड़ता है मूव करने के लिए, इसीलिए उनका मूवमेंट मैकेनिकल होता है। जैसे कि अगर किसी भी जगह पर एक टेबल रखी हुई है, एक कमरे में एक टेबल रखा हुआ है, और उस टेबल को जब तक हम पुश नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हम उस टेबल को पुल नहीं करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे नहीं, तब तक वो टेबल पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो टेबल का मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? आपके फोर्स लगाने पर डिपेंड करता है, आपके पुश करने पर या पुल करने पर डिपेंड करता है। क्या टेबल खुद ब खुद मूव कर पाता है? नहीं, खुद ब खुद ना वो लोकोमोशन शो कर सकता है, ना कोई मूवमेंट शो कर सकता है। इसीलिए किसी भी नॉन लिविंग थिंग को मूव करने के लिए किसी न किसी तरीके का फोर्स का ज़रूरत होता है, इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स के मूवमेंट को हम मैकेनिकल मूवमेंट कहते हैं। ओके, अब आप लोग कोशिश कर सकते हैं, ट्राई दीज जो ये क्वेश्चंस हैं इसका सबका आंसर आप लोग लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में। यू गेट 1 मिनट टू आंसर, 1 मिनट है आपके पास आंसर करने के लिए। इन सबका आंसर्स लिखिए, 1 मिनट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।
ओके, अब चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर है कंप्लीट, क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल क्या होना चाहिए? अगर प्लांट ग्रोथ इरिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल ग्रोथ क्या होना चाहिए? तो वी कैन से अमाउंट ऑफ सैंड, है ना, अमाउंट ऑफ सैंड इज रिवर्सिबल, क्योंकि हम दोबारा से सैंड को उसको लेवल कर सकते हैं, उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पर ले जा सकते हैं। उसी तरीके से ग्रीन प्लांट्स अगर प्रोड्यूसर्स हैं तो एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स कंज्यूमर्स हैं, राइट। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ब्रीथ करता है अपने स्किन से, तो फिश ब्रीथ करता है अपने गिल से। क्या अपने स्किन से ब्रीथ करता है? स्किन से ब्रीथ करने वाला है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म्स अपने मॉइस्ट स्किन के मदद से ब्रीथ करते हैं। अर्थवॉर्म्स अपने स्किन के मदद से ब्रीथ करते हैं। उसी तरीके से आप चाहें तो फ्रॉग भी लिख सकते हैं, फ्रॉग भी अपने स्किन के मदद से ब्रीथ करता है, बट सिर्फ पानी के अंदर। ओके, लिविंग थिंग्स डैश हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बने हुए हैं तो लिविंग थिंग्स सेल्स के बने हुए हैं, राइट। इसके बाद सेकेंड आंसर इन शॉर्ट, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो ऐसे तो बहुत से मूवमेंट है, और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा है डिफरेंट मूवमेंट्स, तो वो सब भी सही है। तो एग्जाम्पल्स मूवमेंट हमारे बॉडी में कौन कौन से हो सकते हैं? बीटिंग ऑफ हार्ट हो सकता है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स हो सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो सकता है, देन मूवमेंट ऑफ चेस्ट मसल्स ड्यू टू ब्रीदिंग, ये हो सकता है, राइट। देन हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे जॉज मूव करते हैं, वो भी एक तरीके का मूवमेंट है। जब हम लोग अपना सर नॉड करते हैं, जब हम लोग सर हिलाते हैं, हाँ बोलते हैं, हाँ सिर हिलाकर जब हम बात करते हैं, हेड नॉडिंग, वो भी एक तरीके का मूवमेंट है। तो बहुत तरीके के मूवमेंट्स हम लोग शो करते हैं विदाउट चेंजिंग आवर ओन पोजीशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है दैट डू द क्लोथ्स विच यू वोर इन योर 8th बर्थडे फिट यू नाउ, वाई? मतलब जो आपने अपने 8वें जन्मदिन पर जो कपड़े पहने थे, क्या वो अब आपको फिट होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि सिंस योर एज इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, you are growing in size, you are growing in height, shape, size, everything is changing with time। और इसीलिए पुराने कपड़े जो आपने बचपन में पहने हुए हैं और बहुत साल पहले पहने हुए हैं, वो अब आपको फिट नहीं होंगे, क्योंकि अब वो आपके साइज़ के हिसाब से छोटे हैं, इसलिए वो फिट नहीं होते हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी। ओके, ठीक है। सो आई होप you understood everything in today's class. There's no problem with whatever we discussed today. I hope that everything is understood by you all. Next class we will be starting with the next characteristic. जो भी next characteristic है हम लोग अब वो शुरू करेंगे next class में. Okay, so we will be meeting tomorrow in the next class. Till then, you can take care of yourselves, everyone. Thank you for attending today's class. We will meet tomorrow at the same time. Okay, thank you.